जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। पांचवें चरण में 3 बजे तक 46.28% मतदान हो चुका है। अमेठी की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक 46.35% वोटिंग हुई है। अयोध्या में 3 बजे तक 50.60% वोटिंग हुई है। बहराइच में 3 बजे तक 48.66% वोटिंग हुई। बाराबंकी में 3 बजे तक 45.55% मतदान हुआ है। चित्रकूट में 3 बजे तक 51.67% वोटिंग हुई है। गोंडा में 3 बजे तक 46.70% मतदान हुआ। कौशांबी में 3 बजे तक 48.70% वोटिंग। प्रतापगढ़ में 3 बजे तक का आंकड़ा 44.26% है। प्रयागराज में 3 बजे तक का आंकड़ा 42.29% है। रायबरेली में 3 बजे तक 46.86% मतदान हुआ है। श्रावस्ती में 3 बजे तक 49.38% मतदान दर्ज किया गया है। और ऐसे ही सुल्तानपुर में भी 3 बजे तक का आंकड़ा 46.47% है। तो 3 बजे तक का ही आंकड़ा है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये लगभग 45% के आसपास आपको नजर आएगा। हालांकि अभी भी 1 घंटे का जो वक्त है मतदान में अभी बचा हुआ है और ये आंकड़े 3 बजे तक के हैं। देखना यह है कि ये परसेंटेज कहां तक जाता है। लेकिन 3 बजे तक ये अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि जो 12 जनपद हैं जिनकी 61 सीटों पर ये जो मतदान हो रहा है उसके आंकड़े क्या हैं ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रतापगढ़ में आप देखें 3 बजे तक 44.2% मतदान दर्ज किया गया है। 3 बजे तक का डाटा है। रायबरेली में 3 बजे तक 46.86% वोटिंग हुई है। श्रावस्ती में 3 बजे तक 46.3% वोटिंग हुई है। और पांचवें चरण में 3 बजे तक कुल अब तक 46.28% मतदान दर्ज किया गया है। तो 46.28% मतदान पूरे उत्तर प्रदेश में है। और अलग अलग जिलेवार अगर आप देखेंगे तो अयोध्या में 3 बजे तक 50.60% है। बहराइच में 3 बजे तक 48.66% है। बाराबंकी की अगर बात करें तो 3 बजे तक 45.55% मतदान यहां पर दर्ज किया गया है। श्रावस्ती में 49.38% वोटिंग हुई है। और सुल्तानपुर में 46.47% मतदान दर्ज किया गया है। तो 3 बजे तक का यह आंकड़ा है। 1 घंटे का समय अभी और है। मतदान अभी और तेजी के साथ बढ़ेगा। देखना यह है कि ये 2017 में जो वोटिंग का परसेंटेज था ये उसके आसपास रहता है या उससे ज्यादा होता है। क्योंकि अभी तक 46% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है और वो भी ये डाटा 3 बजे तक का है, यानी कि अभी अगला 3 घंटे का और डाटा आएगा। देखना यह है कि अभी और इसमें कितने प्रतिशत मतदान हो पाता है। लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। अगर आपके भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आपके भी विधानसभा क्षेत्र में आज वोटिंग है तो अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इस चर्चा में। अजय जी, अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको क्या नजर आ रहा है, और खासतौर से इस 5वें चरण में पहुंचते हुए जहां पर 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2017 में, इस बार का ट्रेंड क्या दिखा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो जो है करो या मरो वाली स्थिति है। क्योंकि पिछले 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें तो जो रुझान निकल कर सामने आया है उसने यही हमें समझाया है। भारतीय जनता पार्टी खोने की स्थिति में है और जो विपक्ष में जो समाजवादी पार्टी है वो पाने की स्थिति में है। अब अयोध्या पर हम खड़े हैं और अयोध्या एक ऐसी जगह है जहां से जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कर्म भूमि है या हार्टलैंड है, उसके लिए पूरी उसकी राजनीति इसी अयोध्या से या मंदिर पे केंद्रित है। वहीं से जो है वो आगे बढ़ती है, वहीं से वो खड़ी होती है और उसके बाद जो है वो लोगों की लोकप्रिय पार्टी बनती है। लोगों का उसको प्यार मिलता है और एक हिंदुत्व की जो एक अलग जिसे हम कहते हैं उन्होंने जगाई और उसके बाद जो है वहीं से वो जो है लोगों के बीच में पहुंचे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पर अब उसकी अग्नि परीक्षा होनी है क्योंकि अयोध्या का मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। वो मामला अब हमारे सामने है, अयोध्या मंदिर, और इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं। अब चाहे जमीन खरीद को लेकर विवाद हो जो सबके सामने है, और जो निर्माण कार्य होने हैं जैसे अयोध्या से लेकर जो है शहादतगंज तक जो हम बात करते हैं उसमें जितने भी दुकानदार हैं या छोटे मोटे दुकानदार हैं, किराएदार हैं, लगभग 605 के आसपास दुकानदार हैं, 9000 के आसपास से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसी कुछ मंदिर है उनका भी निर्माण कार्य होना है। तो ये जो चीजें हैं इसमें लोगों को कितना लोगों का रिएक्शन किस तरीके से आता है इसको लेकर, क्योंकि जो जमीनी मामले हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं।
जब बेरोजगारी है, महंगाई है और अलग तरीके के मामले हैं। फिर जातीय समीकरण की भी हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई कौन सा जो है जाति का समूह जो है किस पार्टी की तरफ जा रहा है, कौन किसको तोड़ के अपनी तरफ ला रहा है, कौन सा उम्मीदवार खड़ा हुआ है, किस उम्मीदवार के प्रति नाराजगी है, किसको बदला गया, क्यों बदला गया। तो बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ पर। इसमें जो है योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी पहले अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में जो है फिर उनको गोरखपुर से लड़ने के लिए तैयार हुए, गोरखपुर से लड़ेंगे। तो ये भी अपने आप में लोगों के लिए चर्चा का विषय है। तो इतने सारे जो मामले हैं पूरी इस पिक्चर को समझाने के लिए काफी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अग्नि परीक्षा है। मैं समाजवादी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उनको तो वापसी करने के लिए लड़ना है, तो जितने भी वो सीटें हासिल करेंगे उनके लिए बेनिफिट है। 2012 के चुनाव में 40 के आसपास सीटें थी और 17 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से जो है सबसे ज्यादा सीटें ली। चलिए अजय जी, मैं आपको भी उसको किस तरह से देखा जाए और अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो ट्रेंड क्या कह रहा है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। दो मेहमान अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा अभिनव नारायण झा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है अभिनव नारायण झा जी, आपका भी इस चर्चा में। अभिनव जी, अब मैं आपके पास आता हूं, चूंकि अभी तक का जो वोटिंग परसेंटेज है जो कि लगभग 47% के आसपास बताया जा रहा है, ये ट्रेंड और इसके अलावा अगर हम लोग पिछले 4 चरण को देखें, क्या नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है? और जो दावे तमाम पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या यहां पर तो बहुजन समाज पार्टी भी अपनी जो दावे हैं उनको ठोक रही है, इसको आप कैसे देखेंगे? आपको क्या लग रहा है ये जो अभी का ट्रेंड है, अब तक का जो परसेंटेज है, उसके हिसाब से आपका आकलन क्या कहता है? देखिए आयुष जी, जैसे पिछले 4 चरणों की भी बात आपने छेड़ी है, तो मैं बता दूं कि शुरुआत के जो 3 चरण थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। लेकिन उसके बाद से जो यह चरण है, चौथे चरण के बाद जो 5वां चरण है और इसके आने वाले बाद में जो 2 चरण हैं, ये कहीं ना कहीं अनुकूल परिस्थिति पैदा करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन पिछले बार की परिस्थिति 2017 में और इस बार की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार की परिस्थितियां अलग थी और इस बार का जो पूर्वांचल का इलाका, ऐसे भी कहा गया है कि पूर्वांचल का जो इलाका है वहीं से आगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा ये तय किया जाता है। और पूर्वांचल का जो कहा जाए कि लगभग 120 सीटें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की भी अभी रोड शो हम लोगों ने देखा, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, इससे यह साफ पता चल रहा है कि पूर्वांचल की सीटें कितनी अहम हो जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन पिछले बार की स्थिति में इस बार की स्थिति में जो अंतर है वो दिख रहा है, क्योंकि जो मुद्दा है, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, एक तरफ जो हमारे विपक्षी दल हैं उनके लिए मुद्दा काफी अलग है, जैसे रोजगार का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। और इन क्षेत्रों में जैसे जहां आज चुनाव हो रहा है वहां कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी चरम पर है, जैसे आवारा पशुओं की बात बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों ने की। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर और जो शहरी स्तर है उन दोनों में मुद्दों में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और अगर यहाँ पर अयोध्या जैसी सीट पर जैसे हम लोगों ने देखा और पिछले चरण में जो 5% का गिरावट देखने को मिला चुनाव के दौरान, उससे कहीं ना कहीं एक जो वोटरों के प्रति उत्साह है वो नहीं दिख रहा है। तो इससे आकलन करना बहुत ज्यादा हम लोगों को यह देखने वाली बात होगी कि इससे बहुत ज्यादा साफ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति पिछले वर्ष थी, पिछले चुनाव में थी, 2017 में थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं पहुंचता दिख रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यह पता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि पिछले बार की स्थिति और इस बार की स्थिति में अंतर है। तो इस बार मोर्चा उन्होंने, और जहां देखा कि 3 दिनों का उनका यात्रा भी है काशी में, काशी को उन्होंने बहुत जबरदस्त रूप से पकड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी ने। और योगी जी खुद अयोध्या 44 बार गए हैं चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान। तो इससे यह स्थिति स्पष्ट है कि अयोध्या जैसी जगहों पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कमी आती है तो वह कहीं ना कहीं एक आगे संदेश होगा और आगे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। इसीलिए वह खुद इस पर डटे हुए हैं और मोर्चा संभाले हुए। अजय जी, चूंकि अभी आपने ये कहा कि देखिए इस बार तो समाजवादी पार्टी के लिए तो पोजीशन सिर्फ गेन वाली है, क्योंकि पिछली बार उनका जो प्रदर्शन था 17 के अंदर, ये जो हमारा 5th फेज है इसमें उन्होंने सिर्फ 5 सीटों को जीता था।
क्या इस समय जो हमको दिख रहा है वो मुद्दों की वजह से समाजवादी पार्टी के साथ में आपको लग रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो सत्ता में रही है इसलिए कुछ सीटों का हो सकता है, या वाकई में विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो हावी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और इसलिए ये जो प्रदर्शन है आपको लग रहा है कि बहुत चैलेंजिंग है भारतीय जनता पार्टी के लिए? असल जो विषय है या जो असल मुद्दा है वो आपको क्या नजर आ रहा है, अगर जुड़ रहा है समाजवादी पार्टी के साथ या घट रहा है भारतीय जनता पार्टी का वोट? अजय जी एक बार अनम्यूट कर लें, मुझे लग रहा है आपकी ऑडियो म्यूट है शायद। जी सुनाई दे रहा है? जी 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 देखिए, जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति, उसको यदि हम समझें, जो अभी आपने सवाल पूछा कि समाजवादी पार्टी को फायदा क्यों मिल रहा है, उसके मुद्दों की वजह से है या दूसरी की वजह है? दूसरी वजह सबसे पहले हम उस पर बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर एक नाराजगी है और नाराजगी की वजह से जो है एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है। और अक्सर ऐसा होता है, जो सरकार सत्ता में होती है उसको लेकर किसी न किसी वजह से नाराजगी वोटरों के मन में होती है, लेकिन वो नाराजगी कि वो जो है सत्ता परिवर्तन में तब्दील हो जाए, क्या ऐसी स्थिति है? तो ऐसी स्थिति हमें जमीन पे दिखाई दे रही है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, जिसके अंदर महंगाई एक सबसे बड़ा कारण है, और उसके अंदर ऐसे ऐसे मामले हमारे सामने आए जिसने जो है सोचने में मजबूर कर दिया। छात्रों की हम बात करें, जहां हम 5वें चरण में खड़े हैं, वहां पर छात्रों को ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और छात्र जिस तरीके से लामबंद हुए, वो किस तरीके से वोट डालने जा रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी वहीं पर है और अभी पे कुछ समय की बात है। इसके अलावा जो मैंने अयोध्या के आसपास की जैसे जिक्र किया आपसे, वहाँ की जो जमीन है, वहाँ के जो मंदिर है, उनका जो निर्माण होना है या उनका पुनर्निर्माण होना है, या फिर जो है एक जमीन घोटाले को लेकर जो एक दबी आवाज में चीजें आई, अभी कुछ कोर्ट में मामला है, फैसला आया नहीं है। छोटा पशु का मामला है, वहां पर वो दिखाई देता है। और जो किसान है उनका मामला भी है। किसानों के अंदर सिर्फ आप गन्ना बेल्ट के किसानों को नहीं समझ कह सकते, गन्ना बेल्ट के किसान ही नाराज थे, लेकिन जो आलू बेल्ट है, आगरा अलीगढ़ की इधर हम बात करते हैं, वो भी किसान नाराज थे। लखीमपुर खीरी साइड में हम जाए, पीलीभीत साइड, वहां पे शुगर का, गन्ने का किसान है। किसान जो है हर तरीके से नाराज है, क्योंकि उसको बिजली भी महंगी मिल रही थी, उसको डीजल भी महंगा मिल रहा था, उसको खाद भी महंगी मिल रही थी, और किसानी में जो इस्तेमाल होने वाला जो इक्विपमेंट है, अगर हम हल की बात करें तो हल भी महंगा हो गया, जो ट्यूबवेल लगता है वो भी महंगा हो गया। तो ये जो चीजें हैं, इसने जो है किसानों को नाराज किया। इसके बाद जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जो महंगाई की मार झेलते हुए गरीब परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ाया लेकिन नौकरी नहीं दिला सके। एक तबका ऐसा है जो छोटी मोटी इंडस्ट्री में नौकरी कर लेता है, जीवन यापन कर लेता है, लेकिन एक ऐसा भी तबका है मिडिल क्लास का, या ये थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास का, जिसके बच्चे तैयारी करते हैं, सोचते हैं कि हमें दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी बड़ी बड़ी कंपनीज में, लेकिन उनको वो भी नहीं मिल पाती हैं। तो सिर्फ सरकारी नौकरी के आधार पर तो पूरा प्रदेश नहीं चलता है, वो एक लिमिटेशन है यहाँ पर। कोरोना के समय में जो हमने एक मिसमैनेजमेंट देखा, जिसकी वजह से हमने मजदूरों को सड़कों पर भी देखा, अस्पतालों की बदहाली भी देखी, और हमने शमशान घाट के मंजर भी देखे, हमने लोगों को रोते बिलखते देखा। तो इतने सारे रीजन एक साथ इकट्ठे हो गए, जिसकी वजह से जो है स्थितियां बदल गई। जब स्थितियां बदल गई और लोगों को लगा बदलाव होना चाहिए, और ऐसे में एक चैलेंजर के रूप में अखिलेश यादव दिखाई देते हैं। जब अखिलेश यादव क्यों दिखाई दी? क्योंकि बीएसपी। लेकिन अजय जी मुझे बताइए कि अगर बदलाव होना चाहिए तो बदलाव के तौर पर हमको ये दिखना चाहिए कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो या तो खूब बहुत तेजी के साथ हमको बढ़ता हुआ दिखे कि सत्ता को बदलना चाह रही है, इसलिए पब्लिक निकली है बाहर की नहीं हम इस सत्ता को बदल देंगे, लेकिन वो परसेंटेज हमको नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये जो आंकलन है वो कैसे हम करें कि जो वोट पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए? मैं उसी पर आ रहा हूं, क्योंकि देखिए जो अभी तक हमने एनालिसिस किया है, जो हमने समझने की कोशिश की है, एक लगभग 24% वोटर वो होता है जो कि लास्ट के 2 दिन में तय करता है उसको वोट किसको देना है। एक तो वो वोटर है, दूसरा एक वो वोटर है जो कि इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे हम कहें कि 2014 में एक बहुत विशाल व्यक्तित्व के स्वामी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे इंप्रेस होकर लोगों ने आए और वोट दिया। फिर 2017 का हमने देखा यूपी के अंदर क्या स्थिति थी, और भारतीय जनता पार्टी पूरी क्लीन स्वीप के साथ 300 के पार पहुंच गई और अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन उसके बाद वो चीजें बदलनी शुरू हुई।
तो वो वोटर जो कि एक सबका साथ सबका विकास देख रहा था, या जो फिर जो एक अलग तरह की डेवलपमेंट की बात सोच रहा था और उम्मीदें रखता था, वो निराश हुआ। क्योंकि हमने ये देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो मतदान ज्यादा हुआ, शहरी क्षेत्र मतदान कम हुआ। तो यह आंकलन निकाला गया कि जो नाराज है वो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है, उसने ज्यादा मतदान किया है, शहरी क्षेत्र का आदमी वोट नहीं डाल रहा है, जो अपर का या जो सवर्ण क्लास है वो वोट डालने कम निकल रही है। तो इस और वो जो अपर कास्ट है या स्वर्ण क्लास है वो जो है ज्यादातर जो बीजेपी का कोर वोट, बीजेपी का वोटर है, तो बीजेपी के को लेकर जो है निष्क्रियता दिखाई दी, और वो निष्क्रियता की वजह से जो है स्थितियां हमें बदली हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये जो हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन 10 मार्च के बाद हम फिर दोबारा से नए सिरे से एनालिसिस करेंगे, जिस तरह नहीं बिल्कुल अजय जी, आप भी रहेंगे मेरे साथ, अभिनव जी भी रहेंगे, हम लोग उस दिन भी इसको एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास समय नहीं। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।